नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल वेल्थ क्रिएटर पे। तो दोस्तों, आज हम एक और आईपीओ के बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे जो आपको अपकमिंग आईपीओ है, जो कि नेक्स्ट वीक में आपको आता हुआ देखने को मिलेगा। और ये हॉस्पिटलिटी से है, होटल इंडस्ट्री से बिलोंग करता है आईपीओ। बेसिकली अगर हम देखें तो काफ़ी बड़ी इसकी होटल चेन देखने को मिलेगी और 5 स्टार होटल कैटेगरी में इसके होटल्स हैं। तो बेसिकली आप समझ ही गए होंगे हम कि किसकी बात करने वाले हैं और होटल इंडस्ट्री का किंग कौन है। टाटा के बाद अगर हम बात करें तो जोनपुर होटल आईपीओ का आपको आईपीओ देखने को मिलेगा। जूनिपर्स होटल्स की बात करें तो हयात ब्रांड होटल जो होता है उसी की ये की चेन है। तो अब देखेंगे तो इसके बारे में फाइनेंशियली फंडामेंटली एनालिसिस करेंगे कंपनी कितनी है। आईपीओ का साइज दोस्तों काफ़ी बड़ा देखने को मिल रहा है। जानेंगे ग्रे मार्केट में क्या डिमांड चल रही है, पर उससे पहले वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। अब बात कर लेते हैं जूनिपर होटल्स आईपीओ की, जो कि आपको नेक्स्ट वीक में देखने को मिलेगा। जूनिपर होटल्स जो है बेसिकली हयात होटल्स का ही एक चेन है दोस्तों। अगर आप इसके साइट पे जाएंगे, हमने इसके साइट पे विजिट करा और देखा तो बेसिकली 1800 से ज़्यादा इनके पास होटल्स है। 6 सिटीज़ में ये अवेलेबल हैं, 20 प्लस रेस्टोरेंट इनके पास आज की डेट में है। देखेंगे तो जूनिपर होटल जो है स्टैंड करता है द हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री एज ए लीडिंग लग्जरी होटल की चेन है इनकी दोस्तों। और ओनरशिप कंपनी की है लग्जरी होटल्स में। अगर हम बात करें तो कंपनी पोर्टफोलियो जो कंप्रेस है वो 7 होटल्स में है विथ 1836 कीज है इसके पास, यानी कि रूम्स है, इंक्लूडिंग 245 सर्व अपार्टमेंट हैं अक्रॉस स्ट्रेटेजी लोकेशन इन इंडिया। यानी लोकेशन जो है इनकी काफ़ी अच्छी है इंडिया में, वहाँ ये अवेलेबल है। ऑल द प्रॉपर्टी इन द पोर्टफोलियो आर द ब्रांडेड एंड द मैनेज बाय द ग्लोबली होटल ऑपरेटेड एट हयात। तो हयात होटल के नाम से इनका जो है जितना भी बिजनेस है वो ऑपरेटेड है, और लिस्टेड कंपनी जो है वो जूनिपर होटल्स के नाम से है। तो बेसिकली दोनों एक ही कंपनी है। तो आप देखेंगे तो 7 स्टार होटल्स में इनका काफ़ी अच्छा है। 5 स्टार होटल्स में भी देखिए हयात ग्रैंड मुंबई में है। अगर आप देखेंगे इनका बिजनेस जो स्टार्ट हुआ है वो 2004 में हुआ था, फिर हयात रायपुर में 2014 में करा। अंदाज दिल्ली में आपको एरो सिटी के पास मिलेगा, वो 2016 में इन्होंने करा है लॉन्च। हयात दिल्ली रेजिडेंसी 2018 में इन्होंने लॉन्च किया है। वहीं अगर आप इनका आगे देखेंगे और बढ़ेंगे तो आपको 2012 में अगर आप देखेंगे तो उन्होंने एक और होटल अपना लॉन्च किया है जो है हयात प्लेस हम्प। तो वो इन्होंने लॉन्च किया है उस 2012 में। और इसके अलावा बात करेंगे तो ये 2015 में इन्होंने हयात रेजिडेंसी अहमदाबाद में की है, और 2017 में हयात रेजिडेंसी लखनऊ में भी लॉन्च कराया इन्होंने। तो बेसिकली ये इसके माइलस्टोन है। अगर बात करें तो कंपनी जो है होटल सर्व करती है अपार्टमेंट, और बेसिकली अगर देखें लोकेशन वाइज तो मुंबई में, दिल्ली में, अहमदाबाद में, लखनऊ में, रायपुर में एंड हम्प आर लैंडमार्क हैं इनके इन द लग्जरी अपर अपस्केल होटल्स हैं इनकी। अपस्केल कैटेगरी में ये बिलोंग करते हैं। जैसे ग्रांड हयात मुंबई है होटल एंड रेजिडेंस इन इंडिया लार्जेस्ट लग्जरी होटल, वाइल हयात रेजिडेंसी लखनऊ है और हयात रेजिडेंसी अहमदाबाद है आर द बिगेस्ट अप स्केल होटल्स हैं इनके। जो 7 स्टार कैटेगरी में अगर आप देखेंगे तो हयात रेजिडेंसी लखनऊ है, हयात रेजिडेंसी अहमदाबाद है, हयात रेजिडेंसी मुंबई है, वो इनके अप स्केल होटल्स हैं जो कि मार्केट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। फाइनली हयात रायपुर इज़ द ओनली अपर अपस्केल होटल इन द रायपुर। तो रायपुर में अगर आप देखेंगे तो इनका एक ही होटल है और जो काफ़ी अपस्केल कैटेगरी का है। वहीं बात करें तो जूनिपर होटल्स की अगर हम बात करें तो को ओनर हैं इनके सराफ होटल्स लिमिटेड हैं, और 2C होल्डिंग लिमिटेड इनके साथ है, एफिलेटेड बाय द हयात होटल्स कॉरपोरेशन। तो ये इनके साथ मिला हुआ है। अगर आप देखेंगे तो ओन जो है इसके वो सराफ होटल्स हैं, और बेसिकली जो है इनके साथ एक और स्टेक है जुड़ा हुआ जो सी होल्डिंग्स करके है, 2C होल्डिंग्स करके उनका भी स्टेक है थोड़ा सा, और हयात होटल्स का तो है ही है। तो ये तीनों है फॉर्मिंग ए स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बिटवीन द होटल डेवलपिंग एंड द इंटरनेशनल हॉस्पिटलिटी कंपनी। तो बेसिकली जो है इस टाइप से कंपनी ये काम करती है। तो काफ़ी ब्रांडेड होटल हैं। अगर होटल्स की बात करें तो काफ़ी जाना माना नाम है, ये अपनी ही कैटेगरी में अपने सेगमेंट में काफ़ी अच्छा नाम है इनका। अभी वहीं बात कर लेते हैं इशू साइज की। तो इशू साइज काफ़ी बड़ा है इनका दोस्तों, 1800 करोड़ के लगभग का इशू साइज आपको देखने को मिलने वाला है, और पूरा का पूरा जो है फ्रेश इशू है। तो करीबन करीबन 5 करोड़ शेयर कंपनी ऑफर कर रही है इस इशू के थ्रू, और टोटली फ्रेश इशू है। तो फ्रेश इशू आने का मतलब ये है कि कंपनी जो है इसमें पैसा जो है कंपनी इसकी ग्रोथ पे खर्च करने वाली है, ना कि यहाँ OFS है कि ऑफर फॉर सेल, जो कि प्रमोटर अपनी होल्डिंग बेच के निकले। तो पूरा का पूरा ये फ्रेश इशू है, ये काफ़ी अच्छा पॉजिटिव पॉइंट बनता है। IPO ओपन देखने को मिलेगा 21 फरवरी से लेकर 23 फरवरी के बीच में। फेस वैल्यू रखी गई है 10 रुपये पर शेयर। प्राइस बैंड की अगर हम बात करें 342 रुपये से 360 रुपये पर शेयर रखा गया है। हम स्पेशली रिटेल कैटेगरी में अप्लाई करना है कट ऑफ प्राइस यानी 360 रुपये पे। लॉट साइज रखा गया है 40 शेयर का लॉट साइज देखने को मिलेगा। टोटल इशू साइज हमने बताया कि तकरीबन 1800 करोड़ का इशू साइज है, जिसमें कि आपको पूरा का पूरा फ्रेश इशू देखने को मिलेगा, और ये लिस्टेड होगा NSE BSE दोनों पे, बिकॉज ये मेन लाइन मेन बोर्ड IPO है।
बात कर लेते हैं लॉट साइज़ की। तो आपको रिटेल कैटेगरी में एक लॉट में 40 शेयर देखने को मिलेंगे और तकरीबन इसके लिए पे करना होगा 14,400 रुपये। रिटेल में मैक्सिमम 13 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 520 शेयर मिलेंगे, 1,87,000 रुपये। स्मॉल एचएनआई मिनिमम में 14 लॉट अप्लाई करने होते हैं जिसमें 560 शेयर मिलेंगे, 2,01,000 पे करना है। स्मॉल एचएनआई मैक्सिमम में 69 लॉट अप्लाई करेंगे आप, 2,760 शेयर मिलेंगे, 9,93,000 रुपये पे करना है। वहीं बिग एचएनआई में बात करें तो मिनिमम 70 लॉट आपको अप्लाई करने होते हैं, 2,800 शेयर मिलेंगे और 10,08,000 रुपये लगभग आपको पे करने होते हैं। अब बात कर लेते हैं होल्डिंग पैटर्न की। कंपनी का होल्डिंग पैटर्न क्या बोलता है दोस्तों। तो अगर हम होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो यहाँ जूनिपर होटल्स के जो प्रमोटर्स हैं वो आप देखने को मिलेंगे, अरुण कुमार सर्राफ जी हैं। सर्राफ होटल लिमिटेड है जैसे कि हमने पहले भी बताया, और उसके अलावा 2C होल्डिंग है लिमिटेड, 2C होल्डिंग लिमिटेड की है, और जौनपुर इन्वेस्टमेंट लिमिटेड है। तो करीबन 4 इसके पार्टनर्स हमें यहाँ देखने को मिल रहे हैं। तो ये सबका सब जो अगर हम देखें प्री इश्यूएंस पूरा 100% इन्हीं के पास है, यानी अभी तक कोई भी इक्विटी डाइल्यूट नहीं की गई है। और मुझे लगता है कि बूट स्टेप है ये ऑर्गेनाइजेशन जहाँ की इन्होंने पूरा होल्डिंग अपना ही लगाया है, तो कोई भी इन्वेस्टर इसमें दिख नहीं रहा है। और शेयर होल्डिंग पोस्ट इश्यूएंस इस IPO के आने के बाद कितना रह जाएगा वो इन्होंने शेयर नहीं किया है यहाँ। वहीं बात कर ले रिजर्वेशन चार्ट की, तो QIB के लिए काफ़ी बड़ा पोर्शन रखा गया है, यानी मेन मोटो जो है कंपनी का QIB पोर्शन को अट्रैक्ट करना है, वहाँ 75% पोर्शन दिया गया है। रिटेल कैटेगरी के लिए सिर्फ 10% का पोर्शन रखा गया है और HNI कैटेगरी के लिए 15% का है। तो मोस्टली HNI 15% ही रहती है मोस्टली IPO में, पर यहाँ रिटेल का कैटेगरी कम कर दी गई है, 35% से केवल 10% का रिटेल रखा गया है। अब बात कर लेते हैं फाइनेंशियल पैरामीटर की, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, कि वहाँ कंपनी कैसे स्ट्रॉन्ग कर रही है। बेसिकली कोई भी कंपनी का स्ट्रॉन्ग और वीकनेस वाइज उनके फाइनेंशियल पैरामीटर दिखाता है कि फाइनेंशियली कंपनी कितनी स्ट्रॉन्ग है। तो हम यहाँ देखते हैं कि 2021, 22, 23 3 साल का फाइनेंशियल देखेंगे हम, और उसके अलावा एक हाफ ईयरली फाइनेंशियल जो कंपनी ने शेयर किया है 30 सितंबर 2023 तक का, वो देखेंगे। तो सबसे पहले 30 सितंबर तक देखें क्या कंपनी के पास एसेट है। तो 3,837 करोड़ के एसेट हैं। रेवेन्यू की बात करें 337 करोड़ पे आज की डेट में है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस में 26 करोड़ है। नेटवर्थ कंपनी की 560 करोड़ के लगभग, 860 करोड़ है। रिजर्व कंपनी पे 687 करोड़ है, और बोरिंग कंपनी के पास डेप्थ जो है 2,252 करोड़ के लगभग है। एसेट की अगर हम बात करें लास्ट 3 ईयर्स की, तो 2021 में कंपनी पे 3,000 करोड़ के एसेट थे, 3,055 करोड़ के, जो कि 22 में बढ़ के 3,070 करोड़ के लगभग पहुंचे, और 23 में बढ़ के 3,020 करोड़ हो गए, यानी घट गए। तो यहाँ बहुत ही जो है ये आपको देखेंगे तो ये गुड परफॉर्मेंस नहीं दिखाई देगी, जहाँ की बहुत ही मिनिमम सा बड़ा है और लगभग सेम ही कैटेगरी में रहा है एसेट। वहीं रेवेन्यू की पीस की बात करें तो 192 करोड़ था 21 में, 22 में बढ़ के हो गया 343 करोड़, काफ़ी अच्छा जंप करा, और 23 में बढ़ के हो गया 717 करोड़। तो यहाँ आप देखेंगे तो रेवेन्यू पीस में कंपनी ने एक्सेलेंट काम किया है। तो रेवेन्यू कंपनी ने इंक्रीज किया है, पर एसेट में कंपनी को कोई भी देखने को नहीं मिल रहा कि काफ़ी अच्छा काम किया हो। प्रॉफिट टैक्स की जब हम बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ तो आंखें खुली रह जाती है, सारा कुछ माइनस में है। 199 करोड़ के लगभग 21 में माइनस में थी कंपनी, 22 में बढ़ के 188 करोड़ हो गई, 23 में बढ़ के 1.50 करोड़ के लगभग इसने करा, यानी 100 करोड़ के लगभग। तो काफ़ी आप देख रहे हैं कि, और आज की क्वार्टर अगर देखेंगे हाफ ईयरली रिजल्ट में, तो वहाँ भी माइनस 26 करोड़ के लगभग है। तो ये कंसर्न है, नेगेटिव इंपैक्ट डालता है, जहाँ दिख रहा है कि कंपनी पिछले 3 साल से प्रॉफिट ही नहीं कमा रही है। तो ये एक बहुत बड़ा कंसर्न होता है किसी कंपनी का कि जिसमें प्रॉफिट निकल के ही नहीं आ रहा है। नेटवर्थ की बात करें तो 543 करोड़ था 21 में, 22 में घट के हो गया 356 करोड़, और 23 में फिर वो और घट के हो गया 354 करोड़। तो दोस्तों नेटवर्थ भी जो है अब देखें तो कंपनी की घट रही है, एसेट कंपनी के अच्छे नहीं है, प्रॉफिट कंपनी का लॉस माइनस में चल रहा है। तो ये काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है इन्वेस्टर पे, जहां लग रहा है कि ये भी एक कंसर्न एरिया बन रहा है। वहीं अगर हम रिजर्व और सरप्लस की बात करें तो रिजर्व सरप्लस कंपनी के पास अच्छे होने चाहिए, मतलब अगर देखें तो बोरिंग के बराबर जितना डेप्थ है उतना, या फिर उससे ऊपर हो तो काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन देता है, डेप्थ फ्री बताता है कंपनी को। पर यहाँ देखेंगे तो 400 करोड़ थे 21 में, 22 में बढ़ के हुए 200 घट के, और 23 में 210 करोड़ रह गए और घट के। तो यहाँ इसका जो आपका रिजर्व है वो भी कंपनी का घटता ही जा रहा है। पिछले 2 साल में देखेंगे 3 साल में तो काफ़ी कम पे चला गया है। तो यानी कि रिजर्व भी घटता जा रहा है कंपनी का। बोरिंग का पार्ट देखेंगे तो वो भी बढ़ता जा रहा है। आप देखेंगे अगर बोरिंग पार्ट को, तो 2021 में कंपनी के पास 1830 करोड़ के लगभग का बोरिंग था। वैसे तो रिजर्व जो है गुड पार्ट माना जाता है किसी भी कैटेगरी में कि अगर कंपनी पे रिजर्व बचे हैं, लेकिन बोरिंग जो पार्ट है वो काफ़ी इंक्रीजिंग ट्रेंड में है। आप देखेंगे 1830 करोड़ 21 में था, 22 में बढ़ के वो 2121 करोड़ हो गया, और 23 में बढ़ के वो थोड़ा सा घट के 2145 करोड़ हुआ। लेकिन फिर अगर आप इस हाफ ईयरली रिजल्ट में देखेंगे तो 2252 करोड़ का आज भी डेप्थ कंपनी पे है। तो जिगजैग परफॉर्मेंस है, डेप्थ एक बड़ा कंसर्न है कंपनी के लिए। सरप्लस जो रिजर्व है वो भी बहुत ज़्यादा इनफ नहीं है, क्योंकि 2200 करोड़ के एवरेज में केवल 687 करोड़ ही रिजर्व कंपनी के पास है। तो फाइनेंशियल कुल मिला के कहा जाए तो बहुत ही वीक परफॉर्म कर रहे हैं। हम इसे नहीं बोल सकते कि फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग कैटेगरी के हैं। तो फाइनली ये फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग कैटेगरी के नहीं है, जहाँ की आपका रेवेन्यू सिर्फ एक
ओके है, बाकी एसेट भी कंपनी का ठीक ठाक नहीं है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ठीक ठाक नहीं है, नेटवर्थ ठीक ठाक नहीं है, डेप्थ कंपनी पे चढ़ा हुआ है, तो काफ़ी नेगेटिव पॉइंट्स बन रहे हैं। वहीं की परफॉर्मेंस इंडिकेटर की बात करें तो देखिए RONW भी नेगेटिव में है, यानी रिटर्न ऑफ नेटवर्थ भी कंपनी -0.42% पे चल रही है। तो दोस्तों यहाँ भी कुछ भी अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल पैरामीटर। तो लॉन्ग टर्म में तो रिकमेंड नहीं हो सकता कि कोई इसे करे, पर फिर भी अपना रिस्क ले सकते हैं। पर यहाँ कोई भी बाई और सेल का आपको रिकमेंडेशन नहीं दिया जा रहा है, आपको अपना रिस्क और अपना एनालिसिस करना है। ये सिर्फ वीडियो नॉलेज पर्पज से बनाया गया है, जहां हम आपको दिखा रहे हैं कि कंपनी फाइनेंशियली कहां पर है। तो फाइनेंशियली कंपनी बहुत स्ट्रांग नहीं है, कंसर्न है इसमें, बिकॉज कंपनी पे हाई डेप्थ है जो कि बढ़ता ही जा रहा है, कंपनी पे रिजर्व सरप्लस जो है घटते ही जा रहे हैं। कंपनी की अगर बात करें तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की, वो भी निगेटिव में है, जो कि बहुत बड़ा इंपैक्ट है, और ईयर बाय ईयर है, ऐसा नहीं है कि किसी 6 मंथ के या 1 क्वार्टर में हो, लास्ट 3 ईयर से निगेटिव इंपैक्ट डाल रहा है। तो ये बहुत बड़ा कंसर्न बनता है दोस्तों। अब बात कर लेते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ इशू की, वो क्या, किस पर्पज से कंपनी लेकर आई है ये आईपीओ। तो बात करें तो रीपेमेंट और पार्ट पेमेंट जो करने वाली है, फुल एंड कैटन आउटस्टैंडिंग बोरिंग अमाउंट जो कंपनी पे डेप्थ है उसको रिड्यूस करेगी थोड़ा बहुत इस पैसे से। उसके अलावा रिसेंट एक्वायर करेगी, कुछ कंपनी से एक्वायर करना है जिसमें HCHPL और CHHPL करके है 2 यूनिट, तो वो उसके लिए इसको पैसा चाहिए, यानी कि अपने ग्रोथ के लिए थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करेगी कंपनी, और थोड़ा जो है अपना बोरिंग कम करेगी। बाकी जनरल कॉर्पोरेट पर्पस है कंपनी का, तो ठीक ठाक पर्पस है कंपनी का, बट कंपनी को बहुत सारे पैरामीटर पे काम करना पड़ेगा। अब इंपॉर्टेंट डेट्स की एक बार फिर से बात कर लेते हैं, जिसको नोट डाउन कर लीजिए आप। इंपॉर्टेंट डेट जो है दोस्तों 21 तारीख से लेकर 23 के बीच में ये आईपीओ ओपन रहेगा, यानी 21 तारीख को आपको ओपन होता हुआ दिखेगा और 23 तारीख को क्लोज हो जाएगा। 3 डेज के लिए अवेलेबल है। बेसिस ऑफ अलॉटमेंट आपको 26 फरवरी को देखने को मिलेंगे, यानी मंडे। रिफंड अगर आपको नहीं मिलता है आईपीओ तो रिफंड इनिशिएट हो जाएगा 27 फरवरी को आपके डीमेट अकाउंट में। शेयर क्रेडिट होने की डेट है 27 फरवरी, यानी सेम डेट में रिफंड भी और सेम डेट में डीमेट अकाउंट। रिफंड आने में 1-2 दिन ऊपर नीचे लग सकते हैं। लिस्टिंग देखने को आपको मिलेगी 28 फरवरी को, और वहीं आपको याद रखना है कट ऑफ टाइम यूपीआई मैंडेट अप्लाई करने का जो है 23 फरवरी शाम 5 बजे से पहले आपको अप्लाई कर लेना है। ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें दोस्तों, तो ग्रे मार्केट में बहुत अच्छी डिमांड नहीं दिख रही है जिस तरह से और आईपीओ ने अपनी डिमांड दिखाई थी। अगर आप देखेंगे ग्रे मार्केट में तो डिमांड ज़्यादा नहीं है। तो अगर हम देखते हैं तो 360 रुपये प्राइस बैंड रखा गया है और सिर्फ जीएमपी जो है 15 रुपये चल रही है। तो आज की डेट में सिर्फ 4% का ही आपको लिस्टिंग गेन दिखा रहा है। तो 4% तो बहुत ही कम, मतलब जीरो ही आप मान सकते हो। तो जब तक ये लिस्टिंग गेन में जीएमपी में थोड़ा डिमांड नहीं बढ़ता तब तक हम फेथ नहीं कर सकते, क्योंकि कंपनी के फाइनेंशियल भी बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं है। वहीं फायर रेटिंग 1 की दिखा रहा है। साइज़ काफ़ी बड़ा है आईपीओ का, 1800 करोड़ का। 21 तारीख को ओपन होगा ये आईपीओ और 23 तारीख को क्लोज हो जाएगा। तो इस टाइप से ये आईपीओ, अगर अभी आईपीओ के इशू साइज़ की बात करें तो इशू साइज़ काफ़ी बड़ा है दोस्तों। मतलब 1800 करोड़ का आईपीओ अभी मुझे लगता है कि इस रेंज में अभी तक जितने आईपीओ आए हैं अभी पिछले 1-2 महीने में, उसमें सबसे बड़ा आईपीओ है, या फिर इस साल का कहें तो सबसे बड़ा आईपीओ है इन टर्म्स ऑफ इशू साइज में। तो 1800 करोड़ का है और लिस्टिंग गेन जो है इस आईपीओ में बहुत ही कम है। तो लिस्टिंग गेन जो है वो 4% का है, तो हम रिस्क बिल्कुल नहीं ले सकते, बिकॉज हमारा क्राइटेरिया बोलता है मिनिमम 20 से 30% का तो लिस्टिंग गेन होना चाहिए, तभी वहाँ जाएंगे, या फिर कंपनी फाइनेंशियली स्ट्रांग हो। बट यहाँ कंपनीज और फाइनेंशियल जो है ऑल्सो नॉट स्ट्रांग, बिकॉज अगर आप देखेंगे कंपनी के फाइनेंशियल में जो हमने बनाया वीडियो, या आपने देखा भी होगा अगर पूरा वीडियो, तो वहाँ देखेंगे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कंपनी का पिछले 3-4 साल से निगेटिव में डाल रहा है, मतलब निगेटिव चल रहा है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। कंपनी का जो ग्रोथ है वो हो नहीं रहा है, कंपनी पे डेब्ट बर्डन जो है वो बढ़ता ही जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं, रेवेन्यू का पीस भी जो है काफ़ी नहीं हो रहा है। तो ये सब चीज़ें जो है नेगेटिव पे डालती है। RONW की बात करें, रिटर्न ऑफ नेटवर्थ, वो भी माइनस में चल रहा है। तो ये सब नेगेटिव इंपैक्ट है, जहाँ कंपनी थोड़ा सा फाइनेंशियली हमें कमज़ोर दिखाई दे रही है। तो यहाँ बेट लगाना थोड़ा सा मुश्किल है कि कंपनी पे विश्वास किया जाए या नहीं किया जाए इतनी जल्दी, पर फिर भी डिसीजन आपका है। तो आपकी चॉइस है, आपका डिसीजन है, आप क्या करने वाले हैं। तो शुड यू अप्लाई और अवॉइड, डिसीजन इज़ योर। और बताइएगा कमेंट में कि आप अप्लाई करेंगे या नहीं करेंगे, पर मैं तो अभी नहीं करूँगा। और मेरा सजेशन तो ये कि जीएमपी थोड़ा सा अप ट्रेंड में जाए, अगर 30%, 25-30 से ऊपर निकले तो हम शायद लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, पर लॉन्ग टर्म के लिए तो अभी कंसीडर करने का कोई भी विचार नहीं है। तो बस यही है इस कंपनी के बारे में एक छोटा सा अपडेट था दोस्तों। आपको वीडियो कैसा लगा, वीडियो पसंद आया है तो उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए दोस्तों। मिलते हैं अपने ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।